हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार यादव आपको माइक्रो टीचिंग के दूसरी क्लास में, जिसका नाम है व्याख्या कौशल, दूसरा कौशल है ये, उसमें आपका स्वागत करता हूं। और ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले प्रस्तावना कौशल के बारे में बताया था, और मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावना कौशल को आप जान गए होंगे, और अगर नहीं जाने हैं तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कौशल है व्याख्या कौशल, जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल। अब व्याख्या कौशल क्या है? पूर्व की भांति जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी कौशल आप लिखेंगे उस कौशल के बारे में 4-6 लाइन आपको लिखना है। अब व्याख्या कौशल हेडिंग दे दिया आपने जब प्रस्तावना कौशल समाप्त हुआ, जहां नए पेज से अपनी कॉपी में, इसको कॉपी का एक पेज समझिएगा। देखते हैं व्याख्या कौशल होता क्या है। लिखा गया है, व्याख्या कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा शिक्षक किसी जटिल विषय, सिद्धांत या अवधारणा को सरल व स्पष्ट रोचक तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, ताकि उसे आसानी से समझ सके, जिसमें मुख्य रूप से अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देना। ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है? अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देना, उदाहरणों का प्रयोग करना और ज्ञानेंद्रियों को शामिल करना शामिल है। अब इसको एक बार आसान भाषा में समझा जाए कि व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या कौशल में जैसे आप लिटरेचर की बात करें, हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, या सोशल साइंस के किसी विषय की बात करें, तो कक्षा 6 में, 7 में, 8 में जो भी ये बुक होती है, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, बिहार बोर्ड की हो, या किसी अन्य राज्य की बोर्ड की, तो उसमें जो है कुछ दोहे, अगर हिंदी की बात करें तो कुछ दोहे हैं, गद्य है, पद्य है, तो उसके बारे में क्या करते हैं, आप क्या लिखते हैं, उसका शब्दार्थ लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं दोहों की। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे हमें किसी चीज को सरल भाषा में उसको बताना हो, जो किताब में लिखा गया है उसी की व्याख्या करनी है, तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखेंगे क्या लिखा, मुख्य रूप से अमूर्त विचारों, यानी अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देना। कहा गया ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही अमूर्त से मूर्त की बात, उदाहरणों का प्रयोग करना और ज्ञानेंद्रियों, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी बात की जा रही है। जिह्वा है आपकी, यानी इनके माध्यम को शामिल करना है किसमें, व्याख्या में। जब आप व्याख्या में शामिल करेंगे, अब अपनी आवाज को शामिल करते हैं, सुर लय से गाते हैं, तो क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां आपका साथ देंगी, तभी ऐसा कर पाएंगे। तो इसीलिए ज्ञानेंद्रियां लिखा गया। अब देखते हैं, ये तो ये हो गया, ये कहीं से भी आप लिख लेंगे व्याख्या कौशल। अगर ये न लिखना चाहे तो अपने पास से भी इसको लिख सकते हैं, हर किताब में दिया गया है। अब देखते हैं व्याख्या कौशल के घटक क्या है। जैसा कि उसमें भी हमने प्रस्तावना प्रश्न में भी देखा था, कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। घटक क्या है, व्याख्या कौशल के प्रमुख घटक निम्न है, ये लिख देंगे आप। अब इसको पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। आज मैंने केवल हिंदी ही लिखा है, इसके पीछे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा था, तो स्पेस कम होने की वजह से जो है वो संभव नहीं हो पाता है कई बार, इसलिए हमने केवल हिंदी का प्रयोग किया है। धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग, पहले आप इस पॉइंट को देखिए, फिर ये सारे पॉइंट जो नीचे आएंगे उनको हम समझाएंगे। दूसरा है अस्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। अगला है परस्पर जोड़ने वाली संधियों कड़ियों का समुचित और पर्याप्त प्रयोग। आगे है उपयुक्त मुहावरों और कथनों का प्रयोग, बीच बीच में प्रश्न पूछना, कथनों में तारतम्यता, असंबद्ध कथनों का अभाव, और लास्ट में है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग। आप चाहे तो एक एक पॉइंट को समझा भी जाए। देखते हैं क्या लिखा है, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग। जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं
तो रुक रुक करके एक्सप्लेन न करें। जैसे आप देखेंगे बहुत से बच्चे हैं, उनको हकलाने की बीमारी होती है, तो वो तो प्रकृति प्रदत्त है, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप अटक अटक कर जो है व्याख्या न करें, रुक रुक करके व्याख्या न करें, हकलाने तुतलाने वाली बात न हो, धारा प्रवाह व्याख्या करें। जैसे आप दोहा बोलते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी से सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब आप इसको सुरलय में पढ़ दिए, अब आपको पढ़ना है, आप धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कह रहे हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो ये क्या हुआ, ये धारा प्रवाह नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए समझ गए होंगे, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग, यानी व्याख्या कौशल में हमें जो भी बोलना है धारा प्रवाह बोलना है, हमारी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है अस्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। प्रारंभ में जो कथन कहे जाए वह स्पष्ट हो, अस्पष्ट न हो, वह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हो, इस तरह से कथन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है परस्पर जोड़ने वाली संधियों कड़ियों का समुचित और पर्याप्त प्रयोग। ये खास करके हिंदी विषय में होता है, सोशल साइंस में भी जोड़ने की बात की जा सकती है, लेकिन संधि वगैरह की बात हिंदी में आती है। तो ये देखेंगे परस्पर जोड़ने वाली संधियों कड़ियों का समुचित और पर्याप्त प्रयोग जहां आवश्यकता हो वहां करना चाहिए, इस जो है व्याख्या कौशल में। आगे है उपयुक्त मुहावरों और कथनों का प्रयोग। स्पष्ट है कि ये हिंदी के लिए बात कही जा रही है कि जहां जो है आप व्याख्या करते हैं, अगर कोई ऐसी बात आती है समझाने के लिए कि जहां पर मुहावरे और कथन का प्रयोग करना है, तो उसका भी प्रयोग आप कीजिए। बीच बीच में प्रश्न पूछना, आप एक्सप्लेनेशन कर दिए, व्याख्या कर दिए, तो व्याख्या करने के बाद क्या चाहिए, व्याख्या करने के बाद आप अपने स्टूडेंट से कुछ प्रश्न पूछें, ताकि ये पता चले कि आपने जो व्याख्या किया वह व्याख्या कितनी सटीक रही, वह समझ पाए अथवा नहीं समझ पाए। अगला है कथनों में तारतम्यता। ये तो पिछली बार ही था कि कथन में हमारा जो है तारतम्यता हो, सीक्वेंस से हो कथन, और असंबद्ध कथनों का अभाव, यानी जो एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या से या जो लेसन से टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड नहीं है उसको हमको नहीं बताना चाहिए। ये लिखा असंबद्ध कथनों का अभाव, उससे जो संबद्ध न हो उसका आप त्याग कर दीजिए। अगला है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, यानी लास्ट में क्या आता है कि इस अमुक कविता या अमुक दोहा, या कह सकते हैं कि सोशल साइंस में है जैसे पर्वत पठार मैदान भूगोल की बात है, या आप कह सकते हैं कि इतिहास की बात है, इतिहास में आप सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उनके जो निष्कर्ष हो वो लास्ट में निकलने चाहिए। इसका मतलब ये है। अब ये आप एक पेज पर लिख लेंगे, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, फिर दूसरे पेज से फिर शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे सूक्ष्म, ये हो प्रयास करिए कि ये बाएं पेज पर लिखिए और ये दाएं पेज पर। इसके बाद हेडिंग देंगे आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 2। पहले मैंने प्रस्तावना प्रश्न लिखवाया था, बताया था आपको, तो बताया था कि पाठ सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 1, ये 2 हो गया, माइक्रो टीचिंग नेशनल प्लान 2। यहां देखते हैं नीचे लिख देंगे क्या, हम व्याख्या कौशल की बात कर रहे हैं तो इसमें व्याख्या कौशल लिख देंगे। फिर वही पुराना पैटर्न, दिनांक बाएं तरफ, दिनांक कक्षा विषय लिख देंगे, आज 18 तारीख है तो 18/12/2025 कक्षा 7, और ये सामाजिक विज्ञान मैंने लिख दिया है। यहां देखेंगे कालांश 3rd है, समयावधि 6 मिनट और उप विषय भूगोल। अब देखते हैं क्या कि इसी के सामने इसको तीनों को लिखना होता है। अब आगे चलते हैं तो क्या है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। अब आपकी व्याख्या शुरू होती है, जो आपकी किताब होती है कक्षा 6, 7, 8, 9 की, जिसको भी आप पढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए वह लेसन जहां से शुरू किया गया है उसी से आप किताब से, अब यहाँ किताब की जरूरत है
उसको आप जो है किताब उठा लेते हैं, किताब उठा लेंगे और ये टेबल बना लेंगे, देखेंगे पहले जैसे टेबल बनाए थे। तो यहाँ शिक्षण बिंदु, अब ध्यान दीजिएगा प्रस्तावना में हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा था, क्रम संख्या लिखा था, यहाँ क्या आ गया, शिक्षण बिंदु। दूसरे में आ गया छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, आप छात्राध्यापक है छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका। पीपी टीचर स्टेटमेंट और एक्टिविटीज, यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी। अब यहाँ जो है प्रयुक्त घटक, आगे लिखेंगे प्रयुक्त घटक। ये क्लियर हुआ टेबल में। अब यहाँ देखिएगा आप व्याख्या क्या करेंगे, व्याख्या आप किसी टीचिंग पॉइंट की करेंगे। तो यहां हमने क्या देखे लिखा है, सौर मंडल, सौर मंडल। अब आप छात्राध्यापक हैं तो सौर मंडल के बारे में आप अपनी बुक में इसमें लिखेंगे 5-7 लाइन, जो आपका एक पैराग्राफ होगा उसको आप लिखेंगे। तो क्या लिखा देखिएगा, सूर्य ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड आदि के समूह को हम सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ये हो गया 4 लाइन, आप और एक आध लाइन 2 लाइन और लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हमने देखिए इतना लिखा है, क्या इसी टीचिंग पॉइंट की हमने व्याख्या किया है, इसीलिए क्या कहा गया है, व्याख्या कौशल। सौर मंडल की व्याख्या यहां तक हमने कर दिया। छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब आप व्याख्या करेंगे तो छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले बताया था, वो छात्र छात्राएं आपके सहपाठी इसमें होते हैं, ये रियल क्लास नहीं होती है, ये माइक्रो टीचिंग होती है, और ये आप ही के सहपाठी सहयोगी साथ में रहते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब देखेंगे इसमें हमने क्या लिखा प्रयुक्त घटक में, 1 2। अब एक देखते हैं क्या है, धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया। यहां से यहां तक आपने क्या किया, व्याख्या किया। दूसरा है, या दूसरे घटक का भी प्रयोग है। दूसरे घटक में अस्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, यानी प्रारंभिक कथन जो सौर मंडल है इसको हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि हम सौर मंडल के बारे में ही बताने जा रहे हैं। यहां ध्यान देंगे कि इसमें जो है, अब यहां तक लिख दिया, तब ये समाप्त हो गया। जगह की कम की वजह से मैं 4 ही लाइन लिखा हूं, आप चाहें तो 5-7 लाइन लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, बोध प्रश्न हेडिंग डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, बोध प्रश्न लिखते हैं या बोधात्मक प्रश्न। बोध प्रश्न क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने जो व्याख्या किया, जो एक्सप्लेनेशन किया, उस एक्सप्लेनेशन को बच्चे समझ पाए कि नहीं पाए, इसी से संबंधित हम प्रश्न कुछ कर लेते हैं। जैसे लिखिएगा, सौर परिवार में सूर्य के अलावा कौन कौन शामिल है। बच्चों ने उत्तर दिया, सूर्य के अतिरिक्त इसमें ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह वह उल्का पिंड शामिल है। अब यहां देखिएगा, जब आप व्याख्या कर रहे थे तब जो है यहां लिख देंगे एक लाइन, मैं बताना भूल गया, छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इसी के सामने व्याख्या के सामने। और दूसरा प्रश्न जब आप करेंगे तब क्या लिखेंगे, देखिएगा, सौर मंडल का मुखिया कौन है। उत्तर मिला, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। तो ये प्रश्न जो है वह इसी व्याख्या से संबंधित होते हैं। ये समझ गए होंगे कि व्याख्या करेंगे, फिर उसी व्याख्या से 2 प्रश्न हम पूछ लेंगे। और ये प्रश्न क्यों पूछा, देखिए आपने क्या लिखा, बीच बीच में प्रश्न पूछना। तो यहां देखिएगा, घटक का हमने जो प्रयोग किया, 1 2 3 4 5, पांचों घटक का प्रयोग हमने कर दिया। पांचों पॉइंट इसमें शामिल हैं कि हमने प्रश्न भी पूछ लिया, धारा प्रवाह बोला भी, स्पष्ट प्रारंभिक कथन भी था, परस्पर जोड़ने वाली कड़ियां भी थी। क्यों, क्योंकि देखिए ये जुड़ रहा है, सूर्य के अतिरिक्त यहाँ हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं और इसके बाद हम सौरमंडल के मुखिया की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जुड़ाव भी हो रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, पहला टीचिंग पॉइंट हो गया,
एक टीचिंग पॉइंट की व्याख्या हम और करते हैं, यहाँ 2 टीचिंग पॉइंट लेते हैं। देखिएगा दूसरी हेडिंग बनेगी, वो किताब में आपको होगी, ध्यान दीजिएगा, वो किताब में ही है, उसी से मैंने ये लिखा है। यह है सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति। दूसरी हेडिंग है आपकी बनी सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति। इसकी व्याख्या कर दीजिए। सौर मंडल के केंद्र, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा व अत्यधिक गर्म है। इसका खिंचाव सौर मंडल को बांधे रखता है। इसके बाद मैंने जगह न होने की वजह से डॉट 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 कर दिया, 2 लाइन और है जो आपकी किताब में होगा। मैंने पहले भी बताया था, 5-6 लाइन इसको लिख देंगे। फिर हम बोध प्रश्न करते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया था इस व्याख्या में। फिर बोध प्रश्न करते हैं। सौर मंडल में सूर्य कहाँ स्थित है? ठीक है, सौर मंडल में सूर्य केंद्र में स्थित है। अब यहां देखिएगा, यहां व्याख्या कर रहे हैं तो वही चीज फिर लिख देंगे, क्या? छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्या के सामने ये जरूर लिखिएगा, छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसमें भी देखिएगा, अब वही 1 2 3 4 उसमें घटक को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बोध प्रश्न में देखिएगा, सौर मंडल में सूर्य कहाँ स्थित है? बच्चों ने उत्तर दे दिया। फिर देखिएगा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। मैंने व्याख्या में यहीं तक छोड़ दिया है, लेकिन आगे इसमें वो चीजें ऐड थी, तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद ये जहां खत्म होता है इसको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं, छात्रों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जब बंद कर देते हैं तो उसके नीचे हम लिखते हैं, छात्रों, मैंने यहां लिख दिया है, आज हमने सौर मंडल की व्याख्या की। मैं आपको एक बुक कॉपी में दिखाता हूं कि जैसे जहां व्याख्या समाप्त होती है, ध्यान दीजिएगा, जब व्याख्या समाप्त हो गई, यहां पर व्याख्या समाप्त हो गई दोनों की और प्रश्न समाप्त हुआ, तो क्या लिखा? आज हम लोगों ने सौर मंडल की व्याख्या की, या आज मैंने सौर मंडल की व्याख्या की। मैंने इधर लिख दिया है, देखिएगा, छात्रों आज हमने सौर मंडल की व्याख्या की। तो ये यहाँ बंद करने के बाद उसके नीचे आप लिख देते हैं। जैसे प्रस्तावना में आप उद्देश्य कथन लिखते थे, उसी तरह से इसमें आप लिख देंगे, छात्रों आज हमने सौर मंडल की व्याख्या की। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको रेटिंग स्केल बताने चल रहे हैं। अब हम अगले पेज पर आते हैं कॉपी के। जब हमने लिख दिया, क्या अभी हमने आपको बताया कि आज हमने सौर मंडल की व्याख्या की, वहां टेबल बंद करने के बाद लिख दिया, तो फिर अगले पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे क्या? निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल। इसके पहले भी मैंने आपको प्रस्तावना कौशल में इसको बताया था। अब वहां यहाँ दोबारा बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी आपका कौशल होगा, जितने भी कौशल आप लिखेंगे, सब में ये चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे, एक टेबल बनाते हैं, क्रम संख्या, दूसरे में है व्यवहार घटक, तीसरे में है रेटिंग स्केल, न्यूनतम अधिकतम। मैंने बताया था ये 7 पॉइंट का रेटिंग स्केल है। 0 1 2 3 4 5 6, यानी अगर सबसे कम परफॉर्मेंस है तो 0 पर आपका सहपाठी देता है। मैंने इसकी चर्चा किया था, अब दोबारा बार बार वही चर्चा करना ठीक नहीं है। यहां देखेंगे, भाषा धारा प्रवाह युक्त थी। जो घटक आपने लिखा है उसी चीज को हमने यहां पर लिख दिया है। स्पष्ट एवं प्रारंभिक, दूसरा है क्रम संख्या, स्पष्ट एवं प्रारंभिक कथनों का प्रयोग किया गया। तीसरा है परस्पर जोड़ने वाली संधियों कड़ियों का समुचित और पर्याप्त प्रयोग किया गया। चौथा है उपयुक्त मुहावरों और कथनों का प्रयोग किया गया। पांचवा है बीच बीच में प्रश्न पूछे गए। छठा है कथनों में तारतम्यता पाई गई। सातवां है असंबद्ध कथनों का प्रयोग नहीं किया गया। आठवां है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। तो ये निरीक्षण अनुसूची होगी। जो आपका सहपाठी होगा वह आपको रेटिंग स्केल पर, मैंने जैसे पहले बताया था
कि आपने धारा प्रवाह बढ़िया था आपका, तो आपको 5 पे दे सकता है, 5 पे ऐसे कर सकता है। स्पष्ट एवं प्रारंभिक कथन का प्रयोग अगर आपने किया है 4 पर 4 उसने दे दिया, या आप नहीं कर पाए तो वो जो 2 दिया 3 दिया। इसी प्रकार से आपका सहपाठी जो है सब में रेटिंग स्केल जो है वो प्रदान करता है। अब इसमें देखिएगा उपयुक्त मुहावरे और कथनों का प्रयोग किया गया, यहाँ मुहावरा कथन तो है नहीं, तो यहाँ क्या किया, यहाँ 0 कर दिया कि यहाँ भाई मुहावरा और कथन वाली चीज कोई नहीं थी। यहां देखिएगा बीच बीच में प्रश्न पूछे गए, तो क्या किया, बीच बीच में प्रश्न वास्तव में पूछे गए हैं, उसने 5 पर दे दिया। अगर यहाँ पर देखेंगे कड़ियों को जोड़ने वाली बात, सौरमंडल की बात की गई, फिर सूर्य की बात की गई, यानी जोड़ने की प्रक्रिया इसमें है, तो मान लीजिए इसमें जो है 5 या 4 दे दिया। ये कौन देगा, ये आपका सहपाठी रेटिंग स्केल करके गोला करके देगा। फिर बीच बीच में प्रश्न पूछे गए, कथनों में तारतम्यता पाई गई, यस कथनों में तारतम्यता पाई गई, आपने जो व्याख्या किया वह कथन एक दूसरे के से सीक्वेंस में पाए गए, तो आप जो है आपका सहपाठी मान लीजिए यहाँ अधिकतम 6 दे देता है। असंबद्ध कथनों का प्रयोग नहीं किया गया, यस असंबद्ध, इससे जो असंबद्ध कोई कथन नहीं कहा गया। सौरमंडल था तो सौरमंडल की ही बात की गई, मान लीजिए वो 4 दे दिया या 3 दे दिया। निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग किया गया नहीं, अभी चूंकि लेसन बाकी था, बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं बताया गया, लेकिन एक समरी टाइप की बता दी गई, 3 वो दे सकता है। समझ गए होंगे इसको, कल मैंने इसको बताया था, आज भी इसको बता दिया हूं। इसके बाद अगली हेडिंग आप देंगे क्या, टिप्पणी, टिप्पणी या आलोचना। आज मैं टिप्पणी आलोचना नहीं लिखूंगा, मैंने उदाहरण के रूप में बता दिया था। कौन, आपका निरीक्षक लिखता है, जो आपके टीचर होते हैं वो बैठे होते हैं वो लिखते हैं, ये प्रक्रिया एक होती है। अब आपके सहपाठी पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करते हैं और वो क्या करते हैं, निरीक्षक महोदय अपना कमेंट लिखते हैं। तो आप जो है क्या करिएगा, इसको अपनी कॉपी में जब जिस पेज पर बनाएंगे तो ये देखिए, इसमें टिप्पणी या आलोचना के बाद इतना स्पेस छोड़ देंगे। देखिए मैंने छोड़ा है इतना स्पेस, इतना स्पेस आप भी छोड़ देंगे, कम से कम 2-3 लाइन लिखने वाली, लिखने लायक जगह हो। और छोड़ने के बाद यहाँ सहपाठी हस्ताक्षर और यहाँ निरीक्षक हस्ताक्षर लिख करके इसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि व्याख्या कौशल आपके समझ में आया होगा, और अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक आध बार फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल शिक्षण बिंदु की व्याख्या है, इतना समझिए सरल भाषा में। व्याख्या फिर प्रश्न, फिर एक बार व्याख्या फिर प्रश्न, इसके बाद आप इसको बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद छात्रों, आगे हम और कौशल आपको बताएंगे।